हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो सबका फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसपे हम लोग आज ये समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी कैटेलिस्ट कोई रिएक्शन को कराने के लिए किस तरीके की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, तो आ जाइए सब लोग, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग एडजॉर्प्शन थ्योरी से आज स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास एडजॉर्प्शन थ्योरी एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमारे पास होंगे। तो टीजीटी पीजीटी जितने लोग हैं सबके लिए क्लास है ये, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आज सर एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में। ध्यान देना सर, एक्चुअल में होता है क्या है, हमारे पास दो टाइप की थ्योरी होती है, एक होमोजीनस कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, एक हेटेरोजीनस को एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, हम क्या है कि मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो बनी है, जिसको फिलहाल हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से एडजॉर्प्शन फिनोमेना वर्क करता है किसी भी कैटेलिस्ट के मैकेनिज्म को फॉलो करने में, उसमें दो कॉन्सेप्ट ऐड किए गए हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और एक कॉन्सेप्ट है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। उन्हीं दोनों को मिक्स करके हम लोग अपना मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत हिंट ले लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी या ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी एक्चुअल में क्या थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग और लिखते हैं सबसे पहला सर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, ध्यान देना इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी सर यहां हम लिख देते हैं यूज होती है यहां पर, दिस इज फॉर होमोजीनस कैटलिस्ट। कोई भी होमोजीनस कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन को कराने के लिए पूरी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वो ही हम लोग इसमें पढ़ रहे होते हैं सर। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में कैसे समझेंगे इसको, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम आपको क्लियर करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। जैसे मान लो हमने होमोजीनस कैटलिस्ट तो पढ़ ही रखा है। होमोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं सर, जैसे हमने एक रिएक्शन ली SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस और इसको कन्वर्ट कर दिया 2SO3 सर गैस, इस तरीके से। ठीक है, और सर यहाँ पर हमने कैटलिस्ट का यूज किया हुआ है NO, ये भी क्या है हमारे पास गैस है, यही हमारे पास यहाँ पे क्या है सर कैटलिस्ट। ठीक है, अब ध्यान दोगे हमने कहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस कैटलिस्ट, जो पिछले लेक्चर पे हम लोग ने पढ़ा था कि रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अगर कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट से सर मैच करती है तो वो क्या कहलाता है होमोजीनस कैटलिस्ट। तो दिस इज ए टाइप ऑफ होमोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहती क्या है, अब ध्यान देना सर यहाँ पर, अगर इस रिएक्शन के लिए सर हम लोग मैकेनिज्म समझना चाहें, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, तो मैकेनिज्म का नाम ही हमने लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। मींस सर इसमें मैकेनिज्म में कोई ना कोई टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता होगा, किसी ना किसी तरीके का क्या बनता होगा हमारे पास, इंटरमीडिएट बनता होगा। ठीक है, कैसा बनता है चलो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हमने क्या किया, दो स्टेप में होती है ये। पहला स्टेप क्या है सर, फर्स्ट स्टेप होता है कि सर पहले जो रिएक्टेंट हमारे पास और कैटलिस्ट हमारे पास है, लाइक कैटलिस्ट, ये हमारे पास कैटलिस्ट है और प्लस रिएक्टेंट सर O2 है हमारे पास, एक रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हमने उठाया सर, ये पहले आपस में रिएक्ट करके एक हमारे पास सर इस तरीके का 2NO2 इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं सर 2NO2। अगर आप देखोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट सर, जो मैकेनिज्म में तो दिखाई देगा बट मेन रिएक्शन में कहीं दिखाई नहीं देगा। देखो SO2 है, O2 है, NO कैटलिस्ट है, SO3 है, बट इस पूरे रिएक्शन में कहीं भी NO2 नहीं दिख रहा मेन रिएक्शन में। तो इंटरमीडिएट का मतलब यही होता है कि जब मैकेनिज्म में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, दिख रहा होगा, इंटरमीडिएट बनता है, बट एक्चुअल रिएक्शन में वो कभी दिखाई हमको नहीं देता है। ठीक, तो ये पहली स्टेप है। और सेकंड स्टेप से जो हमारे पास होती है, सेकंड स्टेप क्या है, देखो सारे ही होमोजीनस है। अब जो सर बना हुआ हमारे पास 2NO2 है, ध्यान से देखना, दिस इज 2NO2, जिसको हमने क्या बोल रखा है सर इंटरमीडिएट, इसको हमने क्या बोल दिया इंटरमीडिएट बोल रखा है। और ये सेकंड रिएक्टेंट जो SO2 है सर, उससे ट्रीट कराएंगे, ये भी हमारे पास रिएक्टेंट है और इससे रिएक्ट जब करेगा तो सर यहाँ पर हमको 2SO3 जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट बोल सकते हैं
और इसके अलावा सर हमको वापस से कैटलिस्ट जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है। ध्यान देना, ये हमने लिखा हुआ है रीजनरेटेड। कैटलिस्ट क्या हो गया, वापस से रीजनरेट हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट की खासियत होती है जो हमने पढ़ रखी है, सॉरी क्या खासियत होती है सर, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट बिफोर द एंड ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन के एंड में अपने ओरिजिनल शेप, कंसंट्रेशन, साइज में वापस आ जाता है। तो देखो यहां पर भी हमने अमाउंट देखोगे 2NO यूज किया था और फाइनली हमको मिल भी किया गया 2NO, यानी वापस उसी कंसंट्रेशन में विदाउट चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज, है ना, बिना केमिकल चेंज, मतलब शेप चेंज नहीं हुआ, मतलब उसका केमिकल चेंज नहीं हो रहा, NO फॉर्म में वापस मिल गया। ठीक, तो ये मैकेनिज्म होता है हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड दिस विल बी अप्लाइड फॉर होमोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस की मैकेनिज्म को इस तरीके से समझा जाता है। ठीक है, चलो अब सेकंड थ्योरी से हम लोग देखते हैं, वो है हमारे पास ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ध्यान देना, नेक्स्ट थ्योरी है, ठीक है, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। हम इन दोनों थ्योरी को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इन दोनों का मिक्सचर किस तरीके से है। ठीक है, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी सर ये बोलती है, अप्लाई होती है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के लिए। ये किस पे अप्लाई करते हैं सर, हम लोग हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। क्लियर। अब देखो होता क्या है, क्या बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में सर, इसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट जो होगा वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। हमेशा ही कैटलिस्ट अपने सरफेस को एक्टिव करेगा, एक्टिव साइट होंगी, अपने सरफेस को खाली करेगा, अपने सरफेस को इस टेंडेंसी लायक बनाता है कि उस सरफेस पर कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आके सर एडजॉर्ब हो जाए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ रखा है कि एडजॉर्प्शन फिनोमिना जो होता है सर वो एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, जिससे हीट क्या होगी, बाहर निकलती है। तो जो बाहर निकलने वाली हीट होती है उसी हीट का यूज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सर एज ए एक्टिवेशन एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि कोलिजन थ्योरी है, काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो ये बोलती है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के लिए उनको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, जिससे वो प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो एक्टिवेशन एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उस कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे और जो हीट रिलीज होगी, जिसको हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं, उसी हीट का सर यूज कर लिया जाता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स द्वारा अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट यहां पे नोट करेंगे और लिखेंगे हम लोग क्या है सर। पहला पॉइंट, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स adsorbed on the surface of catalyst। ठीक है, ये पहला पॉइंट बोलता है, इस थ्योरी का पहला पॉइंट है कि जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास वो सरफेस, कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या हो जाएंगे सर, एडजॉर्ब हो जाएंगे एक्चुअल में। ठीक है, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी क्यों बोलती है। सेकंड पॉइंट क्या है सर कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है सर, प्रोवाइड द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है सर, एक नेसेसरी टाइप की हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोसीडिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सर ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। दो मेन पॉइंट है जो हमने यहां बता दिए हैं। क्या बोलती है कि सर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, उससे जो हीट निकलती है उस हीट का यूज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अपने एक्टिवेशन के फॉर्म में, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में सर यूज कर लेते हैं। तो ये तो एक जनरल थ्योरी, जनरल फिनोमिना है। दो थ्योरी, एक होमोजीनस को बताती है, एक हेट्रोजीनस को। बट हमारे पास सर जो अब थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है एक्चुअल में। तो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है सर वो एक न्यू वर्जन है इन दोनों थ्योरी के कंबाइंड का, मिक्सचर है वो। ठीक है,
क्या है, चलो लिखते हैं पॉइंट हम लोग नेक्स्ट पन्ने पे चल के और देखते हैं क्या होता है। तो हमने डाला हेडिंग मॉडर्न, क्योंकि इसको समझने से पहले इसके पुरानी थ्योरी को समझना बहुत जरूरी था। तो व्हाट इज द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। चलो पॉइंट क्लियर करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। सर ये केवीएस सर अगर आपको पहुंच रहा है, आपके ऐप में क्लास जा रही है, आपको दिख रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिलेबस में होगा ही होगा, ठीक है। इसमें पूछने और कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपकी सिलेबस में ऐप में पहुंच रही है क्लासेस, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन कभी ना कभी इससे पूछे गए हैं जिसको हम कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी, सर मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी इज कॉम्बिनेशन of both intermediate compound formation theory, intermediate compound formation theory and old एडजॉर्प्शन थ्योरी, यानी दोनों ही थ्योरी का ये क्या है, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। दोनों थ्योरी के पॉइंट यहाँ पर सर हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सर यहाँ पर हम लोग जैसे पॉइंट लिखते हैं, क्या पॉइंट हो सकता है? गुड इवनिंग भैया, सबको गुड इवनिंग है। चलो पहला पॉइंट सर लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता क्या है सर? होता यह है कि हमारे पास पहला जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूम रहे होंगे, वो सबसे पहला काम क्या होता है कि सर किसी भी सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं। एडजॉर्ब करने के लिए उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, समझना, एक कैटलिस्ट है जिसका सरफेस खाली है, एटमॉस्फेयर में फ्री रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यह जिस भी सिस्टम में रखा गया वहां फ्री रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं और सरफेस का कैटलिस्ट कैटलिस्ट का सरफेस खाली है। तो बताओ जो फ्री रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस कैटलिस्ट के सरफेस पर कंसंट्रेशन कम है, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होंगे, है ना। पहला प्रोसेस होता है, ये थ्योरी में बोलता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ क्या करना, फ्लो करना। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या होंगे, डिफ्यूज होते हैं। पहला प्रोसेस हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, यहां हमने लिखा पहला प्रोसेस, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर डिफ्यूज होंगे और एडजॉर्ब होंगे। डिफ्यूजन करके करेंगे क्या? अब देखो होता क्या है कि किसी भी कैटलिस्ट के सरफेस पर कुछ हमारे पास सर वैकेंट साइट होती है जिनको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। याद रखना ये सरफेस फिनोमिना है एडजॉर्प्शन, तो कैटलिस्ट के सरफेस पर ये होगा प्रोसेस। क्लियर है? कैटलिस्ट के सरफेस पर सर कुछ खाली जगह होती है, कुछ एक्टिव साइट होते हैं, कुछ ऐसे एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं, जिन पे जाके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एडजॉर्ब कर जाता है, किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू क्या करता है सर, एडजॉर्ब कर देता है, ठीक है। और वो बॉन्ड थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग होने चाहिए, वीक ना हो ताकि वो आसानी से टूट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो चलो सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या किया, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, इसको एक फिगर से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। चलो एक फिगर लेते हैं, उस फिगर से क्लियर करते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। एक फ्लोरल डायग्राम टाइप का हम बनाएंगे, उसमें ये क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। चलो सर सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर एक इस तरीके से मान लिया कोई कैटलिस्ट का हमारे पास सरफेस है, दिस इज द, इस तरीके से हम डिनोट कर दे रहे हैं, ये एक्टिव साइट है जो हमारे कैटलिस्ट है उसकी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां हम लिख दे रहे हैं फिलहाल इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक्चुअल में है क्या सर, ये हमारे पास कुछ खाली जगह है, कुछ एक्टिव साइट है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सर कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैकेंसी।
ये कैटलिस्ट का सरफेस जिसके पास क्या पाया जा रहा है सर, फ्री वैकेंसी या फ्री वैलेंसी हमारे पास पाई जा रही होंगी। ठीक है, वैलेंसी लिखना ज्यादा क्लियर है क्योंकि कैटलिस्ट भी हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा। दूसरी चीज, ये जो सर साइट्स होती हैं इनको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। इन्हीं एक्टिव साइट पर सर जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। चलो हमने सर दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ले लिए A प्लस बी, इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, दिस इज द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जो अभी फ्री फॉर्म में है। किसमें है सर, फ्री फॉर्म में। ठीक है, तो पहला पॉइंट सर हमने क्या लिखा हुआ है, ध्यान दोगे सर, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और दूसरा पॉइंट एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलो एडजॉर्प्शन कराते हैं। सेकंड जो पॉइंट लिखा उसको हम लोग क्या कराते हैं, एडजॉर्प्शन सर होगा, तो हमने यहां लिख दिया इस तरीके से, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का हमने क्या करा दिया, एडजॉर्प्शन करा दिया। सर इस तरीके से अगर हम देखें ए और बी जो हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स थे, कुछ इस तरीके से ये ए और बी यहां जाके एडजॉर्ब हो गए। ठीक है, इस वैकेंट साइट पे जाके क्या हो गया, हमारे पास जुड़ गए हैं, है ना, किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू क्या हो चुके हैं सर, जुड़ चुके हैं। ठीक, इस प्रोसेस को मैं यहां लिख दे रहा है साफ साफ, ये क्या हो गया सर, एडजॉर्प्शन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रोसेस। चलो थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में क्या होता है सर, तीसरा केस क्या होगा कि ये दो पॉइंट याद रखना, ये दो पॉइंट कहां से निकल के आ रहे हैं सर, जो पीछे ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी के दो पॉइंट थे वो दो पॉइंट यही थे। अब तीसरा पॉइंट इंटरमीडिएट से निकल के आएगा क्योंकि दोनों को कॉम्बिनेशन था ना। तीसरा पॉइंट ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी से उठाता है। कौन सा उठाता है सर, बोलता है occurrence of chemical reaction, occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst, कैटलिस्ट के सरफेस पर जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं सर, एडजॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, किसके थ्रू, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ध्यान देना हमने क्या लिखा, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यानी इस थर्ड पॉइंट में सर उसने ऐड कर दिया एक पॉइंट। कौन सा, एक पॉइंट सर उसने ऐड किया हुआ है इंटरमीडिएट वाला पॉइंट कि सर ये अब क्या होगा, यहां से जो हमारे पास इस तरीके से कैटलिस्ट का एडजॉर्प्शन हो चुका था, इस तरीके से ये फ्री वैकेंट साइट्स है हमारे पास, और बी सर ए और बी आपस में क्या कर लेंगे, यहां पर हम कुछ दूसरे बॉन्ड के थ्रू दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से क्या बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लिए। ठीक है, रिएक्शन कर लिए। अब ये जो बना हुआ ए और बी बॉन्ड है सर, इसी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। देखो दोनों हो गई थ्योरी, पहला एडजॉर्प्शन भी हुआ, दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन भी हमारे पास हो चुका है। क्या हो गया, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ध्यान देना, जब प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होंगे। अब देखो ये ए और बी आपस में बॉन्ड बना लिए, अब ये नया प्रोडक्ट बन चुका है। अब क्या होगा, अब इसको यहां से हटाना जरूरी है। क्यों हटाना जरूरी है, अगर ये वैकेंट साइड को घेरे रहेंगे और यहां से नहीं हटेंगे, इसका मतलब ये है कि सर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग ना हो कि ये यहां से फिर से डिजॉर्प्शन ना शो कर सके या यहां से रिमूव ना हो सके। क्योंकि अगर ये बॉन्ड इस सरफेस से रिमूव नहीं होंगे तो अदर जो आने वाले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक्टिव साइट नहीं बचेगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घट जाएगा। तो हमेशा ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो होने चाहिए, बट इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए कि इनका डिजॉर्प्शन यहां से ना हो पाए, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में ये डिजॉर्प्शन होगा और फिर से एक्टिव साइट अवेलेबल हो जाएगी, किसके लिए, फर्दर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, यानी अब फोर्थ प्रोसेस हम यहां लिखेंगे, उसके बाद पीछे डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, क्या होगा, कैटलिस्ट के सरफेस से क्या होगा सर, कैटलिस्ट के सरफेस से डिजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, किस लिए होगा, देयर बाई फर्दर एडजॉर्प्शन ऑफ
reacting molecules on surface ऑफ कैटलिस्ट, ताकि फिर से कैटलिस्ट का सरफेस खाली हो जाए और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स वहां पर क्या हो जाए सर, ऐड कर जाएं। ठीक, इसका मतलब यहां से अब क्या होगा सर, इस प्रोसेस में यहां बनाते हैं डिजॉर्प्शन नाम का प्रोसेस होगा, यानी जो एडजॉर्प्शन हो गया था फिर से सर हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास हो गया, ये फ्री इंटरफेरेंस से हो गया है ना, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्म में अलग से हो जाएंगे सर, और वापस सर ये जो हमारे पास है कैटलिस्ट फर्दर मिल जाएगा, और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ए और बी प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, बस इतने से पॉइंट होते हैं सर हमारे पास एडजॉर्प्शन, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में। पहला पॉइंट क्या होता है, डिफ्यूजन होगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का कैटलिस्ट के सरफेस पर, एडजॉर्प्शन फिनोमेना होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। ये हेटेरोजेनस के पॉइंट थे, ये होमोजेनस शामिल हुआ, यहाँ पे इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बनने के बाद डिजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट को वहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, ताकि फिर से फर्दर हमारे पास कैटलिस्ट की एक्टिव साइट वैकेंट हो जाए और फिर से रेट वहां पर क्या हो, इंक्रीज कर सकें और अदर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को भी एडजॉर्ब करा सके हम लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो इतने पॉइंट हो गए हमारे पास, चलो आगे पॉइंट बढ़ाते हैं हम लोग और कुछ और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। क्या सर, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं हमारे पास सॉलिड कैटलिस्ट के, वो लिखेंगे। क्या होते हैं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, क्या क्या फीचर हो सकते हैं? दो फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला फीचर्स होता है एक्टिविटी। पहला फीचर है एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब है सर, कोई भी कैटलिस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्टिविटी के मतलब उसके पास अवेलेबल ऑफ वैकेंट साइट या अवेलेबल ऑफ एक्टिव साइट और फ्री वैलेंसी, खाली जगह होनी चाहिए ताकि वहां पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आके क्या हो सके, एडजॉर्ब हो सके। क्लियर है? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया हाइड्रोजिनेशन, एक प्रोसेस है सर हमारे पास हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोजिनेशन में सर, हाइड्रोजन लिया हमने इस तरीके से 2H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, दोनों ही सर प्लेटिनम जो कि सॉलिड होता है उसके सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं, और इस तरीके से 2 वाटर में सर ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हाइड्रोजनेशन पॉइंट में प्लेटिनम के पास क्या होना चाहिए, एक्टिव साइट्स अवेलेबल। अगर इसके पास एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी उसी केस में रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी। ठीक है, बहुत एक्टिव होना चाहिए, मतलब उसके पास वैकेंट साइट होना चाहिए एडजॉर्प्शन को, फिनोमेना को शो करने के लिए। ठीक, दो पॉइंट थे, पहले पॉइंट पहले समझा दिया कि बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन इतने भी स्ट्रांग ना हो कि वो फिर से वहां से डिजॉर्प्शन ना हो सके। ठीक, और इतने भी वीक ना हो कि वो तुरंत ही एडजॉर्ब होकर डिजॉर्ब हो जाए। ठीक, ताकि उनको समय मिले इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या होता है सर, वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, वो होती है सर दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के विषय में सर, सेलेक्टिविटी। ये क्या होता है, तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है सर, कि हर एक कैटलिस्ट अपने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के सेपरेट हिसाब से सर प्रोडक्ट बनाता है। क्या मतलब सर कैटलिस्ट बड़े सेलेक्टिव होते हैं, है ना। एक ही टाइप के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अलग अलग कैटलिस्ट के सरफेस पर सर टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। जैसे मान लो हम 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे और तीनों आपको क्लियर करके बताते हैं क्या हो सकता था। ठीक है, सबसे पहला सर हमने लिया यहाँ पर एग्जांपल कि जैसे कार्बन हमारे पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन गैस, ये है सर। और अगर हमने निकिल नाम का कैटलिस्ट यूज किया हुआ जो सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया सर हमने, हाइड्रोजन ले लिया, निकिल ले लिया, होता क्या है सर, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलेंगे मीथेन और मिलता है वाटर। ठीक है, अगर कैटलिस्ट का यूज कौन सा किया, निकिल का यूज किया हुआ है। ठीक, लेकिन सर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। ठीक है, चेंज क्या किया हुआ ध्यान देना,
सर इसी में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्टेंट सेम लिए हुए हैं हमने, ठीक है, रिएक्टेंट क्या लिए हुए हैं सेम, बट हम क्या चेंज करते हैं सर, कैटलिस्ट चेंज कर दें। अगर यहाँ पर किस टाइप का कैटलिस्ट ले लें कि सर अगर हम लोग कॉपर ऑब्लिक ZnO इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 ले लेते हैं तो सर यहाँ पे हमको बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, बदल जाता है। अब क्या मिलता है, मीथेनॉल मिलता है। सर क्या मिल जाएगा हमको, सर यहाँ पर मीथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें लेंगे और क्लियर करेंगे क्या हो सकता है सर हमारे पास कि सर इसी में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्टेंट सेम लिया हुआ है हाइड्रोजन, लेकिन इस बार कैटलिस्ट ले लिया अगर कॉपर, तो कॉपर लेने पर सर ये हमको यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है। कॉपर लेने में क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब ध्यान देना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिविटी, सेम टाइप के रिएक्टेंट लेंगे अलग अलग कैटलिस्ट के लिए, सर बनने वाले प्रोडक्ट भी क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। यानी कैटलिस्ट के पास जो इंपॉर्टेंट फीचर है बहुत एक्टिव होना चाहिए, दूसरा उसकी सेलेक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, बहुत स्पेशल होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं हमारे पास किसके, कैटलिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ओवरऑल एडजॉर्प्शन थ्योरी, जो होमोजीनस के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है, हेटेरोजीनस के लिए ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी है। दोनों को सर मिला के क्या किया गया है, हमको बनाया गया है एक मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पैदा की गई है, जो दोनों तरीके के कैटलिस्ट पे क्या होती है सर, अप्लाई हो जाती है। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया ये। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, एंजाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या एंजाइम्स होते हैं, है ना, क्योंकि एंजाइम्स भी एक टाइप के क्या होते हैं सर, कैटलिस्ट होते हैं। तो क्या होता है एंजाइम्स और एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स एक्चुअल में क्या है, कुछ पॉइंट्स उसके बारे में वो बताएंगे। एंजाइम एक टाइप का कैटलिस्ट ही होता है सर। कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, किस किस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, या एंजाइम्स को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, या इसकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, किस तरीके से हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं, वो सारे पॉइंट यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलो पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो प्रैक्टिस कल से शुरू होगा ना, नहीं मंडे से शुरू होगा, कल क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, मंडे से कंटिन्यू प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना होगा वो डायरेक्ट उसी पे प्रैक्टिस होगी, आपकी पेड वाले पे बैच पे प्रैक्टिस होगी, तो अपना ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन कर लोगे तो आप ही का फायदा होगा। ठीक है, चलो एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला चीज सर, एंजाइम्स जो हमारे पास होते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनस कंपाउंड। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, काफी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाइट्रोजन पाया जाता है इसलिए इसको नाइट्रोजीनस बोल देते हैं। ठीक है, या इसके अलावा सर ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो वो हम जरा लिख देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ज्यादा बेटर है, कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर ये फॉर्म होता है प्रोटीन का, प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर मास, 1000 डाल्टन से ज्यादा सर इनका मॉलिक्यूलर मास होता है ना, और प्रोटीन के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। दूसरा सर बॉडी के अंदर लिविंग सेल, चाहे ह्यूमन की हो या प्लांट की हो, उसमें वर्क करते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, बायो कैटलिस्ट। क्या बुला सकते हैं सर, बायो कैटलिस्ट। शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट की तरफ वर्क करेंगे उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायो कैटलिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सर, ये वाटर के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। वाटर में कैसे होते हैं सर, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और कहां से प्राप्त किए जाते हैं या कहां से हमको ये मिलते हैं, तो जनरली ये हम लोग यहां लिख देते हैं, जनरली प्लांट, है ना, एंड लिविंग प्लांट एंड लिविंग एनिमल बॉडी, एनिमल सेल और बॉडी से इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है लेबोरेटरी में बनाए नहीं जाते, लैब में भी हम लोग एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली ये हम लोग बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, बॉडी के अंदर जो होते हैं वो पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो एक टाइप के कैटलिस्ट ही हैं, बस शरीर के अंदर जो रिएक्शंस हो रही होंगी उनको करने के लिए जिस कैटलिस्ट का यूज करते हैं वो क्या कहलाती हैं, एंजाइम्स कहलाती हैं। क्लियर है, चलो अगला पॉइंट यहां से हम लोग देखते हैं सर, क्लासिफिकेशन।
कुछ जनरल क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है एंजाइम का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। सर एंजाइम्स मेनली हमारे पास 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, हर एक फंक्शंस को करने के लिए बॉडी के अंदर 6 प्रकार के फंक्शन जनरली होंगे, जहां पे हमारे सारे वर्क अंदर जितने भी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होंगी, माइक्रो का मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्जन, मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्जन, ये सारे एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस जो चल रहे होंगे वो करने के लिए हमारे पास टोटल 6 टाइप के डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया एंजाइम्स का। ठीक है, तो क्या है हमारे पास देख लीजिए। कंसेशन विजय कुमार जी, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं और केवीएस में तो फ्री हो रहा है और कंसेशन आपको मिल जाएगा, आप कॉल करना, 100 रुपीज तक कुछ कंसेशन है। ठीक है, इतना ही कंसेशन मिल सकता है, इसके अलावा कुछ मिल नहीं सकता। ठीक है, चलो पहला हम लोग लिखते हैं सर, सबसे पहला जो एंजाइम्स होता है उसकी बात करते हैं, वो है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, नाम लिखा हुआ है, किस टाइप का क्लासिफिकेशन है सर, ऑक्सीडो रिडक्टेज। बहुत सिंपल है, क्या है सर, देखो होता क्या है, कोई भी कैटलिस्ट किसी ऐसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो जिस रिएक्शन में सर ऑक्सीडेशन फिनोमिना भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, तो होता क्या है कि यहां पर जो भी कैटलिस्ट होगा, है ना, कैटलिस्ट दो टर्म यूज करते हैं जो रिडॉक्स में पढ़ते हैं, एक ऑक्सीडेंट होता है, एक रिडक्टेंट। ध्यान देना, रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद का क्या करता है सर, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो कैटलिस्ट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे, रिडक्टेंट, एंड गिव टू ऑक्सीडेंट। ये हो गया प्रोसेस। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सर कोई ऐसी रिएक्शन या रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, बॉडी के अंदर होने वाली कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें सर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ साथ कौन सा हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा होगा, बोथ ऑक्सीडेशन भी होता हो साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइडो रिडक्टेज। क्या बोलते हैं, ऑक्साइडो रिडक्टेज हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग। 2 टाइप के जनरली एग्जांपल हैं जो यहाँ हम लोग पढ़ ले रहे हैं सर, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सर हमारे पास ऑक्सीडेज, जितने भी एंजाइम्स में टर्म जुड़ा होगा ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेजेस, है ना, पाइरुवेट डी ऑक्सीडेजेस, इस टाइप से, तो वहां पे ये फंक्शन होता है। इसके अलावा एक एंजाइम सर होता है डिहाइड्रोजिनेज। जिस भी एंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज टर्म लगा होगा, डिहाइड्रोजिनेज का फंक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को रिमूवल होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल है जहां ऑक्सीडेजेस टर्म लगा होगा या डिहाइड्रोजिनेजेस टर्म लगा होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेजेस, नाम समझना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेजेस। ठीक, तो ये जितने भी टाइप के एंजाइम्स होते हैं सर, ये इस कैटेगरी में रखे जाते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा कराएगा, साथ साथ रिडक्शन भी कराएगा। क्या बोलेंगे, ऑक्साइडो रिडक्टेज उसको हम लोग बोल देंगे। ठीक है, किए थे सर, क्या किए थे भैया विजय कुमार जी, आप कॉल करेंगे, आप बता दीजिए, हम पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको जो 100 रुपीज कंसेशन है वो मिल जाएगा, 899 में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सबसे हमारी बहुत प्यारी सी सलाह है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं या जिनको ज्वाइन करना है, ब्रह्मास्त्र बैच जो चल रहा है आपका प्रैक्टिस बैच, वो आप ये मान के चलो कि वो नाम है, नाम के हिसाब से काम है। ठीक है, वो आपके लिए मस्ट है, मस्ट है। कोर्स लेना मस्ट भले नहीं होता, बट प्रैक्टिस सेट कहीं अगर आपको मिल रहा हो, ये हमेशा हम प्रीफर करते हैं, कहीं भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही हो, कहीं प्रैक्टिस सेट मिल रहा हो, तो वो मस्ट होता है हमेशा करना, क्योंकि किसी भी मल्टीपल चॉइस पेपर को सॉल्व करने का जो बेस्ट ट्रिक होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस थ्रू मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जहां भी प्रैक्टिस मिल जाए, और ये तो आपको बहुत कम दाम में आसानी से अवेलेबल कराया जा रहा है, तो ये सब लोग आप ज्वाइन कर लो, जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चन के आने वाले समय में 25 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा कि अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं भी की अपने से, तो भी वो क्लास से प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी उसकी, और जिसने की है वो तो मतलब परफेक्शन लेवल पे चला जाएगा। हालांकि परफेक्शन कुछ नहीं होता है, जितना आप गेन कर लो उतना ही अच्छा आपके लिए। ठीक है, मतलब बेटर हो जाओगे आप पहले की कंपेयर में। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। आगे करते हैं सर, हम लोग दूसरा लिखते हैं ट्रांसफरेज। दूसरा टाइप का एंजाइम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर क्लासिफिकेशन में, वो है
ट्रांसफरेज। अब देखो नाम से काम है, पीछे ऑक्सीजन रिडक्टेज लिखा था, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे रिएक्शन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे वो ऑक्सीजन रिडक्टेज कहलाएंगे। ट्रांसफरेज नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। सब प्रैक्टिस कितने आवर्स डेली होगी, कोई घंटे फिक्स नहीं है ना। कभी भी पढ़ाई या पढ़ाना कोई फिक्स होके होता नहीं है, कितने भी देर चल सकता है। क्वेश्चन जितने अवेलेबल होंगे एक टॉपिक के शुरू करेंगे, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक वो करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, जब तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सर पैसा रिफंड हो जाएगा, किस चीज का भैया? अखिलेश जी पता नहीं किस चीज का आप पूछ रहे हो, हम नहीं जानते किस चीज का। वो आप कोचिंग से बात करो, जो भी फीस का या बाकी चीजों का है ना, हमसे पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, वो हम यहाँ करने को तैयार हैं, ठीक है। बाकी आप कोचिंग मैनेजमेंट से बात करो, जो भी कहना हो। ट्रांसफरेज सर क्या होता है हमारे पास? तो ट्रांसफरेज में क्या होता है, कोई भी ऐसा एंजाइम, ध्यान देना सर, कोई भी ऐसा एंजाइम जो ट्रांसफर ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप, जो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में सर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। हाँ कल तक ज्वाइन कर लीजिए, कल तक लास्ट ऑफर भी है, उसके बाद फिर ऑफर ही बंद हो जाएगा, बैच ही बंद हो जाएगा। जितने लोग ज्वाइन किए होंगे वो सिर्फ कर सकते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जो कराई जा रही है वो 25 दिन के लिए है, उसके बाद एग्जाम ही आ जाएगा आपका, तो कोई मतलब नहीं उसके बाद का, है ना। तो जितनी जल्दी ज्वाइन कर लो उतना बढ़िया है। चलो इसमें कौन सा एग्जाम्पल होता है सर? इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, 2 टाइप के एग्जाम्पल लिखते हैं। एक सर हमारे पास है काइनेज। अच्छा काइनेज कहाँ यूज होता है? इन फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन नाम का जो प्रोसेस होता है हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन में, वहां पे इस टाइप के एंजाइम्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। या एक एंजाइम तो हमारे पास होता है ट्रांसएमिनेज, जिस भी एंजाइम में हमारे पास काइनेज लगा होगा, ट्रांसएमिनेज लगा होगा, वो किस टाइप के होते हैं हमारे पास? ट्रांसफरेज टाइप के होते हैं, ठीक है। इस टाइप के एंजाइम होते हैं। फिर से बता दें क्या होते हैं ट्रांसफरेज, जो एंजाइम्स ऐसे वर्क करें किसी एक फंक्शनल ग्रुप को अदर फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं सर? ट्रांसफरेज टाइप में एंजाइम में आ रहे होते हैं। क्लियर है? चलो तीसरा लिखते हैं सर हम लोग। तीसरे टाइप की कैटेगरी आती है एंजाइम में सर, हाइड्रोलेज, ठीक है। अब देखो नाम से क्लियर है, ये ऐसे एंजाइम है जो किस टाइप के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना, बाय यूजिंग वाटर। क्या कराएंगे सर? हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड बाय यूजिंग वाटर। यहां हम लोग लिखते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। वाटर का यूज करके किसी भी, ये ऐसे कैटलिस्ट है जो हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, है ना, रिएक्शन जो हो रही होगी, ठीक है। विजय कुमार जी आप बता दीजिए, ऐसा नहीं है 990 एम बोल रहे हैं, कितनी बार आप बुलवाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। हमने एक बार बोल दिया तो मतलब वो है, ठीक है। आप उनको बता दीजिए मैं पुराना स्टूडेंट हूं, अपना नंबर बता दीजिए, वो आपको कर देंगे 100 रुपीज की छूट, है ना। ये सबके लिए हो रहा है, ऐसा तो है नहीं आपको अप्रोच किया जा रहा होगा उसमें। चलो लिखते हैं सर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जनरली कौन कौन से एग्जांपल इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं? देखो बहुत से सर, जैसे बॉडी के अंदर एमाइलेज होता है, हमारे बॉडी में एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करता है ना। कंप्लीट पॉइंट अगर यहाँ लिख दें, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस कराने में यूज हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से सर एक एंजाइम और यूज करते हैं हम लोग, प्रोटीएज, उसको बोलते हैं प्रोटीएज। दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराने के लिए सर होता है प्रोटीएज, ठीक है, एमाइलेज प्रोटीएज। तो जो कोई भी ऐसे हमारे पास रिएक्शंस लिविंग सेल्स के अंदर हो रही होगी, जो थ्रू किसकी होगी? ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कराएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेज टाइप का एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। लाइक एमाइलेज हो गए और प्रोटीएज हो गए, ठीक है। सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही मिलेगा ना? तो भैया आप जो ज्वाइन करोगे, अगर आप टीजीटी का ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको बायो भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा। पीजीटी का ज्वाइन करोगे तो वो सब्जेक्ट वाइज होता है, उसमें केमिस्ट्री मिलेगी आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग चौथा टाइप का। सर चौथे टाइप का हमारे पास होता है, चौथे टाइप का होता है सर लाइगेज, ठीक है, क्लियर है। लाइगेज, अब देखो लाइगेज नाम काफी आपने सुना होगा। लाइगेज करता क्या है सर? नाम इसका जहां भी लाइगेज आ गया, ये ऐसा एंजाइम है जो
पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना। हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन को छोड़कर बाकी जितनी रिएक्शन जिससे पुराने बॉन्ड टूटेंगे, कंपाउंड के न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, वहां पे इस टाइप के एंजाइम का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक यूज होता है लाइगेज। डीएनए में जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, उस डबल स्ट्रैंडेड को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए पहले हेलिकेज होता है एंजाइम जो उसके हेलिकल फॉर्म को तोड़ता है, दूसरा होता है लाइगेज जो डबल स्ट्रैंडेड को तोड़ने के काम आ रहा होता है। ठीक है, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लाइगेज। तो लिख सकते हैं कैटेलाइज द ब्रेकिंग ऑफ, catalyze the breaking of chemical bond। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को ऐसे कैटलाइज कर ताकि वहां पर केमिकल बॉन्ड क्या हो सके सर, ब्रेक हो सके। ठीक है, और लिख दे रहा है एक्सेप्ट, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में भी केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, ऑक्सीडेशन में भी टूटते हैं, तो उनके लिए अलग एंजाइम है हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन को छोड़कर बाकी जितने प्रोसेस में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टूटेगा, नया बनेगा, वो लाइगेज नाम का एंजाइम पार्टिसिपेट वहां पर कर रहा होता है। ठीक है, पॉइंट यहां पर। चलो, जैसे एक एग्जांपल अगर यहां पर लिखें सर, ये लो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल O माइनस पायरुविक एसिड का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, एक एंजाइम हमारे पास पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ये हो गया। ठीक है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज हम लोग अगर यहाँ पे लिख लेते हैं सर। अब देखो ये एंजाइम क्या करेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस वाले केस में जो हमारे पास पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, इसने क्या किया सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अच्छा ये तो कार्बोक्सिलेज का एग्जांपल हो गया। हम लोग पढ़ किसके लिए रहे हैं, लाइगेज के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, हम लोग पढ़ लाइगेज के लिए रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको इस तरीके से। इसे एग्जाम्पल में हमारे पास आता है यहाँ पर सर डी कार्बोक्सिलेज, एक एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज इस तरीके का। तो डी कार्बोक्सिलेज करता है क्या है सर, बॉन्ड को तोड़ता है ना, यहाँ से CO2 रिमूव करेगा और ठीक है इस तरीके से इसको एस्टरल्डिहाइड में, और CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बॉन्ड को तोड़ के CO2 को रिमूव कर दिया, है ना, हाइड्रोलिसिस भी नहीं हुई, ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है, तो CO2 बॉन्ड टूट के अलग हो गया और एल्डिहाइड एस्टरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज टाइप ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम व्हिच इज क्लासिफाइड अंडर इनटू लाइगेज, लाइगेज में आता है। क्लियर, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास चौथा। पांचवा पढ़ते हैं हम लोग, पांचवा टाइप का सर है वो है आइसोमरेज। नाम से क्लियर हो रहा है, आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या होता है सर, कोई भी ऐसा एंजाइम जो किसी मतलब कंपाउंड में उसको आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देगा, जैसे एक एंजाइम होता है ग्लूकोज आइसोमरेज। ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें जो प्रायोरिटी ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में सर कीटोन होता है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है और वो कीटोहेक्सोज कहलाता है। तो फ्रक्टोज को ग्लूकोज को आपस में आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है उसका नाम ही है ग्लूकोज आइसोमरेज। तो वो आइसोमरेज नाम के क्लासिफिकेशन में शामिल होता है। ठीक है सर। ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, नोट्स आप पढ़े नहीं हो, जो भी बताए गए हैं पहले उसको आप रिवाइज जरूर करो, बिना रिवीजन किए कुछ चीजें कंफर्म क्लियर नहीं हो सकती हैं। चलो यहां में लिख दिया आइसोमराइज द मॉलिक्यूल, और जब आइसोमराइज होगा मॉलिक्यूल का तो वहां एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में अगर कन्वर्ट हो रहा है या कोई भी टाइप का आइसोमर हो रहा है तो जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब मतलब बदलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के अंदर जो रीअरेंजमेंट हो जाता है आइसोमराइजेशन हो जाता है। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वही जो हमने लिखा ग्लूकोज आइसोमरेज। क्या करता है सर ग्लूकोज आइसोमरेज, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में,
ग्लूकोज को क्या करेगा, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज क्या होता है सर, एल्डोहेक्सोज होता है, ठीक है। और फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोहेक्सोज होता है। 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसमें एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ले लेते हैं सर हम लोग अगला, लास्ट टाइप क्लासिफिकेशन है वो होता है लाइगेज। लाइगेज का सर मतलब ही होता है जोड़ना, लाइगेशन करना मतलब जोड़ देना, ठीक है। या इसको हम लोग सिंथेटेज नाम से भी बुलाते हैं, सिंथेटेज, ठीक है। सिंथेटेज भी बोल सकते हैं, लाइगेज भी बोल दो उसको, चाहे क्या बोल दो, सिंथेटेज बोल दो, दोनों एक ही चीज है। क्या होता है हमारे पास, तो सर कोई भी ऐसा एंजाइम जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, या कोई भी शरीर में ऐसी रिएक्शन जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही होंगी, है ना, ये सारे लाइगेज का काम होता है। ये क्या होता है हमारे पास, लाइगेज का काम होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल बताया था, उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, लाइक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, या डीएनए लाइगेज। तो दो डीएनए स्टैंडर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का काम किया जाता है। डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के एंजाइम है, मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं, इसलिए सिंथेटेज भी बोल सकते हो। लाइगेज मतलब दो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं डीएनए के, डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों स्टैंड्स को जोड़ने के लिए भी हम लोग डीएनए लाइगेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में पूछता है, कृष्णानंद तिवारी जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू होगी, आप ज्वाइन कर लो, सारे टाइप आपको दिख जाएंगे कौन कौन टाइप से पूछे जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जितने थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल से लेते हैं हम लोग सर किस टाइप का, कि कुछ डिफरेंट एग्जांपल से लेते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कैटलिस्ट बाई चांस डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सी रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो सम एग्जांपल ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, जो कॉमन सी है, जो पूछी जाती है अक्सर, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, जिससे पूछा जा सकता है। सबसे पहला सर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, C12 H22 O11, दिस इज द सुक्रोज, ठीक है। और इसका सर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। रिएक्शन बैलेंस हम कुछ कर नहीं रहे यहाँ पर, C6H12O6, सर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज, बताओ हाइड्रोलिसिस हुआ यानी किस टाइप का यहाँ पर एंजाइम यूज होने वाला होगा, कोई बताएगा, हाइड्रोलेस टाइप का, ठीक है। और एंजाइम का नाम यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है सर, इनवर्टेज, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन होता है, हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन बाय ईस्ट, ईस्ट नाम का फंगाई होता है, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है, कवक। इनवर्टेज सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, फोर्थ भी लाइगेज था, दोनों सेम हो गए क्या, फिफ्थ सिक्स, नहीं एक जोड़ दो भाई, एक लाइगेज होगा, दोनों लाइगेज नहीं हो सकते ना हमारे पास, ठीक है। एक सिंथेटेज करता है, एक तोड़ता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा तो इनवर्टेज एंजाइम होगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। लाइगेज 6 वाला ये जो जोड़ता है, जो जोड़ने का काम करता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, लाइगेज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग अब इसको, पॉइंट को। सुक्रोज वाला पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। सुक्रोज को हमने कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं दूसरा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे और भी बॉडी के अंदर सर रिएक्शंस हमारे पास यूज हो रही होती हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया सर ग्लूकोज ही हमारे पास सर, जैसे और ग्लूकोज को सर हम लोग इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, C2H5OH एंड प्लस वाटर, ठीक है। अब ये देखो एक रिएक्शन ये हो गई हमारे पास, यहाँ पे हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इथेनॉल में, और तो यहाँ पे जो यूज होने वाला सर है हमारे पास एंजाइम, वो होता है जाइमेज। ये कॉमन रिएक्शन है जो अक्सर पूछी गई है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करके बस लिख दे रहे हैं,
CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जाइमेज नाम का हमारे पास यहाँ पर होता है एंजाइम। इसका भी जो सोर्स होता है सर वो भी ऑब्टेन होता है ईस्ट से। वो भी कहां से ऑब्टेन होता है हमारे पास, ईस्ट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, चलो हाँ जाइमेज होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो इस वाले को सिंथेटाइज कर दो, फोर्थ वाला अगर था कंफ्यूजन हो रही हो तो इसको हम लोग सिंथेटाइज में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि डीएनए लाइगेज जोड़ने का ही काम करता है। तो फोर्थ वाला जो हमने बनाया हुआ था कहाँ चले गया, इसको अगर सही करना चाहो इसको लिख सकते हैं सर दिस इज कैटेलेज। कैटेलेज कर दो तो तोड़ने के काम आ रहा होता है हमारे पास। कैटेलाइज करता है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करके। ठीक है, तो कैटेलाइज फॉर्म इसको लिख सकते हो। कैटेलाइज हम लोग बोल सकते हैं इसको, जो तोड़ने के हमारे पास क्या होता है काम आ रहा होता है, कैटेलाइज कर देता है। ठीक है, अब सही है। या डीकार्बोक्सिलेज टाइप एंजाइम भी बोल सकते हो, डीकार्बोक्सिलेज कैटेलाइज एक टाइप का। ठीक है, तो थोड़ा नाम में प्रॉब्लम थी, इसको करेक्ट कर लेना। पांचवा सिक्स, हाँ सही है, लाइगेज तो जोड़ने का ही काम करता है। चलो ये हो गया हमारे पास जाइमेज। जाइमेज याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जाइमेज का पूछ लेगा, इन्वर्टेज का पूछ लेगा, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से सर एक स्टार्च होता है हमारे पास, ध्यान देना, C6H10O5 दिस इज द स्टार्च। और स्टार्च को सर C12H22O11 माल्टोज में, दिस इज द माल्टोज। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं सर, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वाटर का यूज ही कर रहे होते हैं। और एंजाइम जो यूज होता है वो होता है डाइस्टेज। जो एंजाइम हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, डाइस्टेज। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है सर, ऑब्टेन्ड बाय माल्ट। ठीक है, माल्ट नामक सब्सटेंस से ये क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है स्टार्च का। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सर माल्टोज को भी हम लोग किसमें कन्वर्ट सकते हैं, ग्लूकोज में। ये लिखा C12H22O11 दिस इज द माल्टोज। इसका भी हाइड्रोलिसिस करते हैं सर, और इसको भी हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, C6H12O6 एन नंबर। और यहाँ जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है सर माल्टेज। ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, माल्टोज बोल देते हैं। ठीक है, ये इसका कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये भी ईस्ट से निकाला जाता है, ऑब्टेन्ड बाय ईस्ट। ठीक है, ये हो गया। एक और रिएक्शन इसी में इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। वो क्या होता है सर, यूरिया का हाइड्रोलिसिस अगर कराया है, यूरिया, यूरिया बोले तो NH2CONH2, अगर यूरिया का सर हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो यूज करते हैं एंजाइम यूरिएज, और अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरिएज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो ऑब्टेन्ड बाय सोयाबीन, सोयाबीन से निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बॉडी के अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो यूज हो रहे होते हैं हमारे पास, जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन इन स्टोमच है ना, या इसी तरीके से इंटेस्टाइनल ट्रिप्सिन, इंटेस्टाइनल ट्रिप्सिन का यूज हम लोग करते हैं। अब ये जो दोनों हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, या पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, ये भी सर हमारे पास प्रोटीन को अमीनो एसिड या पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में या पेप्टाइड में कन्वर्ट करने में यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन एंजाइम्स हैं जिनके क्वेश्चंस अभी तक बने हुए हैं, जिन पे वो हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसी में एक बढ़िया सा और आता है सर, वो होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलाई एंजाइम, उसका नाम ही है लैक्टोबैसिलाई एंजाइम। ठीक है, जो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया।
तो ये था हमारे पास एंजाइम्स के बारे में कुछ चीजें कि क्या होता है एंजाइम्स, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, चलो कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट पढ़ते हैं सर, काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ध्यान देना। पॉइंट क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान देना, एक्सप्लेन करते चलेंगे, बताते चलेंगे कि हाईली इफिशिएंट होता है सर। ये हाईली इफिशिएंट होता है मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैटालाइज 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया, ये एफिशिएंसी। अब आप समझ सकते हो कि एक मॉलिक्यूल जो भी हमारे पास एंजाइम का होता है इतना हाईली एफिशिएंसी होती है कि हल्का सा भी अगर एंजाइम है तो वो बड़ी से बड़ी रिएक्शन को बहुत फास्टली कराता है। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का लगभग 1 मिलियन 10 लाख मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की हैसियत रखता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हाईली इफिशियंसी होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट हाईली स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि कोई भी एक टाइप का एंजाइम केवल एक ही टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे लिखा हुआ जो भी एंजाइम है, यहाँ पर जो लिखा हुआ जैसे यूरिया प्लस वाटर यूरिएज अमोनिया CO2, यूरिएज केवल और केवल इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अदर किसी रिएक्शन को ये कैटालाइज नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से जो पीछे लिखे हुए हैं हमने, जैसे डायस्टेज स्टार्च को माल्टोज में ही कन्वर्ट करेगा, किसी अदर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता। जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करेगा, इसको बोलते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं ये, यानी केवल एक ही टाइप के रिएक्शन में ये क्या करते हैं सर, पार्टिसिपेट करा रहे होते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली स्पेसिफिक बोल देंगे। ठीक है, तीसरा सर, इनको हाईली एक्टिव होने के लिए ध्यान देना सर, हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम और पीएच ऑप्टिमम दिया हुआ है, उसी ऑप्टिमम पे इनकी जो होने वाली रिएक्शन है, कैटालिटिक रिएक्शन है, कैटालिसिस का प्रोसेस है, वो सबसे फास्ट होता है। ठीक, उस टेम्परेचर और पीएच के ऊपर नीचे जाने पर कैटालाइज होने रिएक्शन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, या उनका रेट क्या होता है सर, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन। ठीक है, यानी लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया। और पीएच रेंज जो हमारे पास होता है ऑप्टिमम पीएच सर, वो 5 to 7, दिस इज द ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, इस टेम्परेचर से ज्यादा कम करने पर भी जो कैटलिस्ट की कैटालिसिस पावर है डिक्रीज कर जाएगी, घट जाती है। ठीक है, अब पीएच में भी चेंज करने पर उसकी जो इफिशियंसी है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही क्या करता है सर, वर्क करता है। चौथी चीज सर, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम। कोई भी कोएंजाइम आएगा अगर हमारे पास, एंड एक्टिवेटर, कोई भी एक्टिवेटर आएगा। ठीक है, जैसे किसी भी एंजाइम के साथ कई विटामिन साथ में लगे होते हैं जो उसमें कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं, ये एज ए प्रमोटर है, इसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर होते हैं। ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को सर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे विटामिन हमारे पास हो गया, इसके अलावा कई हमारे पास सर एलिमेंट्स मेटल होते हैं, सोडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया सर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए एमाइलेज इन सोडियम क्लोराइड। एमाइलेज के लिए सर सोडियम क्लोराइड कैसे वर्क करता है, एज ए कोएंजाइम, एज ए एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है, जहां पे वो एमाइलेज की एक्टिविटी को क्या करता है, बहुत तेज कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है, यानी बढ़ा देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से एक और प्रोसेस होता है सर, ये इन्फ्लुएंस करता है
बाई किससे सर, कैटालिटिक पॉइजन का यूज कर ले, इन्फ्लुएंस बाई इनहिबिटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन। क्या सर, अगर कैटालिटिक पॉइजन या कोई इनहिबिटर का यूज कर लोगे तो वहां पर एंजाइम्स की होने वाली रिएक्शंस क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इसका एक हम लोग फायदा उठाते हैं। क्या फायदा है वो हम लोग बताते हैं सर। बहुत सी ऐसी यूज्ड ड्रग्स हैं हमारे पास, जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैथोजेनिक टाइप के, जो शरीर के अंदर घुस के बॉडी के अंदर अपने पॉइजनस एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कोई बैक्टीरिया घुस गया, बैक्टीरिया भी एंजाइम सिक्रीट करेगा। अब वो पॉइजनस एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट पैदा करेंगे, जिनकी जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को बीमार कर देंगे। तो करते क्या, हम लोग ऐसी ड्रग्स का यूज करेंगे सर जो उस एंजाइम के लिए, उस एंजाइम, कौन एंजाइम, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिक्रिएट किया है, उसको जाके क्या कर देगा सर, पॉइजन की तरफ वर्क करेगा, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा और बॉडी हमारी क्या होगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था हमारे पास कुछ एंजाइम रिलेटेड पॉइंट। एंजाइम वर्क कैसे करता है, तो एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास थ्योरी होती है। मैकेनिज्म क्या है एंजाइम को वर्क करने की सर, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस कैसे वर्क करता है सर। इसमें हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं या हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या होता है, गिवन बाय फिशर, एक साइंटिस्ट है हमारे पास फिशर साहब। तो उनका कहना यह था कि कभी भी सर अगर कोई हमारे पास, ध्यान देना इस तरीके से, ये सर, ये इसको हमने मान लिया दिस इज एंजाइम, ठीक है, और ये जो कहलाता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट, खाली जगह है। तो ये जो हमारे पास बनी हुई जगह है, ध्यान देना सर, इसी जगह पे अगर हम लोग प्लस कोई इसी शेप का, अगर ये लॉक है, एक ताला है, इस ताले को खोलने के लिए इसी शेप की चाबी चाहिए होती है। ठीक है, अगर कोई सर इसी टाइप का, ये ध्यान देना, ये अगर यही हमारे पास रिएक्टेंट सेम शेप का मिलेगा, रिएक्टेंट हो गया, ये एंजाइम हो गया, तो ये हमारे पास कैसे वर्क कर रहा है, एज ए लॉक, और ये कैसे वर्क कर रहा है, एज ए की, चाबी। तो ये एडजॉर्ब होगा इसकी सरफेस पर, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया, और जिस पेन से था उसी पेन से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये यहां आके, ये देखो, ये इस तरीके से सर इस ताले की चाबी की तरीके से ये फिट हो गया इसमें, ये देखो इस तरीके से क्या हो गया, फिट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट होती है। उसके बाद ये सर फर्दर यहाँ पे वापस से जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंजाइम जो होता है फिर से अपने एक्टिव साइट के फॉर्म में इस तरीके से वापस आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास सर रिएक्टेंट था वो अब कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, चेंज हो गया होगा। तो इस तरीके से हम कुछ चेंज करके आपको बना के दिखाते भी हैं, दिखने में सेम नहीं लगेगा, ये हमने लाइन से दिखा दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, डिफरेंट हो गया है सर, ये क्या हो गया, डिफरेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये वापस से क्या बन गया, फ्री एंजाइम, ये हो गया फिर से रिएक्शन के लिए। क्लियर है, तो दो टाइप की रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर हमारे पास। ये बीच में इंटरमीडिएट भी बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। ये एंजाइम में लॉक की तरह वर्क कर रहा है, ये चाबी इसमें आके फिट होती है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस होता है, और फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है बीच में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहीं पर एब्जॉर्ब होकर ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस है, ये हमने खाली बना के रखा हुआ है रिएक्टेंट, और यहाँ पे देखोगे तो लाइंस बना दी, तो प्रोडक्ट में क्या हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया, और जो एक्टिव साइट थी फर्दर फ्री हो गई फॉर अपकमिंग
रिएक्शन या अपकमिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की तरीके से। तो एक लॉक में एक की यानी चाबी क्या हो गई, फिट हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन होती है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवरऑल टोटल एंजाइम्स के बारे में। चलो इसी में कितना टाइम हो गया, 7:49, चलो अभी समय है। इसी में एक पॉइंट हम लोग और आगे बढ़ाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या होता है, या मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, कि हमारे पास मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन क्या है, कैसे बनेगी, है ना, कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास एक बर्क प्लॉट भी होता है सर, है ना, लाइन वीवर बर्क प्लॉट भी उसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, तो वो सब एक दूसरे से लिंक है। सारे ही हमारे पास एंजाइम के एक्शन में जो रिलेटेड थ्योरी है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, उसी थ्योरी से ये रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके पॉइंट उठाएंगे और सारे पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है चलो देखते हैं। सर फिर से वही लिखा हमने, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसी से पॉइंट क्लियर करेंगे ये क्या है। तो गिवन बाय सर, अब इसमें बहुत से काइनेटिक्स के प्रॉब्लम्स, काइनेटिक्स की चीजें भी यूज होंगी जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। कई पॉइंट्स हैं वो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ते भी हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स उसके यूज भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेनली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। काइनेटिक्स मतलब भी क्या होता है, मूवमेंट। किसका मूवमेंट, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो मूवमेंट है, जो रेट है, जो वेलोसिटी है, वही काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और उस रेट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो अब ये एक बेसिक है समझने के लिए कि मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या है, या लाइन वीवर बर्क प्लॉट हमारे पास क्या होता है, वो यहां से शुरू करेंगे हम लोग, लॉक एंड की हाइपोथेसिस से। ठीक है, पहले एक जनरल सा वही फिगर हम लोग एक बनाते हैं और लॉक एंड की हाइपोथेसिस को हम लोग कंफर्म करते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, चलो देखो समझने के लिए एक बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारे पास कोई एंजाइम है, ये तो एंजाइम को हमने ई से डिनोट कर दिया है। व्हाट इज द ई, मींस एंजाइम। ठीक है, और इस एंजाइम में सर ये जो प्लॉटिंग की हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाली जगह को एक्टिव साइड बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, एक्टिव साइड बोल देंगे सर। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कुछ इस तरीके का, ये स्ट्रक्चर में दिस इज, इसको आर से बोल दिया, या सबस्ट्रेट है तो एस से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो बेटर होगा। ये एस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, एस मतलब सर सबस्ट्रेट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाले। एंजाइम हमारे पास एक ताले की तरह बिहेव करता है, सबस्ट्रेट है जो एक चाबी की तरह बिहेव करता है। इस ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी ही चाहिए जो उसके ताले को खोल सकती है ना, इसलिए नाम उसका लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। फिटिंग मॉडल भी बोल सकते हो, फिट हो जाता है। कैसे होगा सर, होता क्या है कि ये प्रोसेस कुछ रिवर्सिबल टाइप का होता है, ध्यान से सीखना। प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल टाइप का होता है। क्या मतलब है सर, मतलब अगर यहाँ हम लोग देखना चाहें, जैसे कि सेम कलर का यूज करते हैं वो व्हाइट है, तो ये एंजाइम लिया हमने इस तरीके से, और सॉरी इस एंजाइम में ये क्या हो गया भाई साहब, पूरा ही क्लियर हो गया क्या, आ गया। इस एंजाइम में सर देखते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से जो स्पेस बना हुआ है ये, और ये जो हमने सबस्ट्रेट लिया हुआ था, कुछ साइज में डिफरेंस आ जाएगा तो साइज के लिए मत परेशान होइएगा। वो इस तरीके से सर इसमें ये फिट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने फिट कर लिया। ठीक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं सर यहाँ पर ई एस से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई एस सर, ई एस का मतलब होता है एंजाइम
सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक चीज बड़ी अच्छी से याद रखनी होती है सर, यहाँ पर क्या याद रखनी है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सर ये एक स्टेडी स्टेट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट? कि सर स्टेडी स्टेट या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है सर? ऐसी स्टेट जो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए काम करती है, बीच में बनती है, ऐसी स्टेट आएगी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सर ये बनती है हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट, है ना। स्टेडी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकती है सर? प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो एंजाइम वापस से अपने पोजीशंस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे वहां बनाया था वैसा ही है ना। थोड़ा बहुत साइज में डिफरेंस हो जाएगा तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। और प्लस प्रोडक्ट तो जब बन रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ये। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं एक टर्म से सर? ये फ्री एंजाइम हो गया, वापस मिल गया। और सर ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। ठीक है, फ्री एंजाइम मिल गया, क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। तो ये एंजाइम में हमारे पास ये सबस्ट्रेट है। अब इसमें कुछ टर्म्स हम लोग यूज करेंगे सर, जैसे दो तरीके के पोजीशन बन सकती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम सबस्ट्रेट नाम के कॉम्प्लेक्स में, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट होती है, बहुत कम समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनती है ना। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है सर। क्या पॉसिबिलिटी है? दो, कि ये वापस या तो प्रोडक्ट बना सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके क्या बना सकता है? प्रोडक्ट बना सकता है। या तो सर ये रिवर्सिबल होने से हो सकता है प्रोडक्ट ना बनाए, वापस डिजॉर्प्शन कर जाए और वापस फिर से सबस्ट्रेट और एंजाइम में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए इस रिएक्शन में क्या दिखाया हमने? इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल निशान से दिखा रखा है, जबकि इसको सेम डायरेक्शन से दिखा रखा है। अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, पॉइंट ये है कि सर इसको हम लोग कांस्टेंट K1 मान लेते हैं। रिएक्शन कांस्टेंट जो हमारे पास होता है, केमिकल कांस्टेंट K1, और इस बैकवर्ड को K1 फॉरवर्ड के लिए है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट किए, फॉरवर्ड रिएक्शन गई। ठीक है, और K-1 टर्म यूज करते हैं सर हम लोग बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड मतलब जब एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ना बना के अगर वापस से बैकवर्ड हो जाए, फिर से फ्री फॉर्म में एंजाइम चला जाए, सबस्ट्रेट फॉर्म में अलग हो जाए। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन, दिस इज डिजॉर्प्शन, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, और अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी बताना है, एक तो वापस चला जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि सर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके लिए रिएक्शन कांस्टेंट हम लोग यूज कर लेते हैं सर K2। क्या यूज कर लिया? K2। अब याद रखना, अब यहाँ पे कुछ काइनेसिस के रूल यूज करेंगे जो हम लोग रेट लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है, रेट लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, उस काइनेसिस की कुछ यहाँ पर सर टर्म का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब इस बनाए हुए डायग्राम को एक हम लोग रिएक्शन फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं और बताते हैं वो कैसे आगे रिएक्शन बढ़ाई जाएगी। क्लियर है? चलो इसको हम लोग एक रिएक्शन फॉर्म में सर लिख लेते हैं, क्या बन सकती है, चलो देखते हैं। सर हमारे पास S फॉर सबस्ट्रेट है, E फॉर एंजाइम है। क्लियर? S फॉर सबस्ट्रेट, E फॉर एंजाइम है। और सर ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट हम लोग K1 और बैकवर्ड के लिए K-1 मानते हैं। और सर ये जब कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है वापस E में और प्रोडक्ट P में, किसमें कन्वर्ट होता है? E और P में, तब कांस्टेंट मान के चलते हैं सर क्या हम लोग? K2। तब क्या मान के चलते हैं? K2 मान के चल रहे होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पॉइंट क्या है सर। ये जो हमारे पास होता है इसको हम लोग इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट ट्रांजिशन स्टेट। P से क्या है सर? प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये हमारे पास जो हमने एक एग्जांपल लेकर रिएक्शन लिखी हुई है, इस टाइप रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंजिक्यूटिव रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव रिएक्शन। क्या मतलब कंजिक्यूटिव का? सर जब किसी भी एक रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट किसी दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह वर्क करते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कंजिक्यूटिव रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? फिर से सुनना, जब किसी भी एक रिएक्शन में जैसे S+E रिएक्ट करके ES बनाए, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो ES है, जब वो ES से E और P में बनने वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरफ वर्क करेंगे, तो जब किसी एक रिएक्शन के प्रोडक्ट किसी दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरफ वर्क करते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? कंजिक्यूटिव रिएक्शंस बोल रहे होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस बोलते हैं। चलो अब सर हमारा पर्पस क्या है रिएक्शन कराने का, क्यों एंजाइम लिया, क्यों सबस्ट्रेट लिया। पर्पस ये होता है कभी भी हमारा क्या जो भी करा रहा होगा रिएक्शन का पर्पस होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। अब प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, उसकी रेट क्या है, यही तो पता लगाना है कि कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मिला या कितना रेट है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट कितना है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहां हम लोग कुछ रेट लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म यूज करते हैं, तो लिखते हैं यहां पर क्या कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ काइनेटिक्स में जो पढ़ते हैं सर क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में सर अगर रेट लिखेंगे तो वो होता है dP अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और रेट लॉ सर क्या बोलता है कि इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट का रेट लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में रेट लिखने के लिए रिएक्शन ये रही ES कन्वर्ट हुआ E प्लस P में, यानी इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या बन जाएगा सर, रेट लॉ बन गया रेट कांस्टेंट K2 इनटू फॉर्म ऑफ ES। ठीक है, ये हुआ हमारे पास, तो इसको हमने क्या बोल दिया सर, फर्स्ट इक्वेशन। क्या रिप्रेजेंट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन। कैसे लिखा, रेट लॉ से लिखा हुआ। रेट लॉ क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट लॉ क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ये रहा, यानी सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा है, सेकंड रिएक्शन में रेट लॉ अप्लाई करोगे तो रेट लॉ क्या होता है सर, किसी भी रिएक्शन की रेट को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, रेट लॉ। फिर से सुनना, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ लिखना है हमको तो उस रिएक्शन में सर किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ये है रेट लॉ। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे सर तो K2 और रिएक्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो सेकंड रिएक्शन के लिए, तो क्या हो गया, ES हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, रेट लॉ है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये अभी आगे यूज होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन पैदा की हमने यहाँ पर। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। चलो अब एक पॉइंट यहां पर जो हम लोग बताना चाहते हैं वो क्या है, बताओ सर जो ये रेट लिखी हुई है किस चीज की रेट है, रिएक्शन की रेट है, किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। मतलब सर प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रेट क्या है ये लिखा हुआ है हमने, प्रोडक्ट जो बनेगा उसका रेट क्या है ये लिखा हुआ है। बताओ जो हमने रेट लिखा क्या लिखा है यहाँ पर सर साफ साफ एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ES पे। ये देखो ना, रेट ऑफ रिएक्शन ये रही प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ES पे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी ES पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पॉइंट लिखना चाहे क्या कि प्रोडक्ट, थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिखते हैं, कितना बनेगा, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ES। क्लियर है, प्रोडक्ट कितना बनेगा किस पे डिपेंड करेगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ ES पर डिपेंड करता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पॉइंट लिखते हैं सर। अब हम लोग क्या करेंगे सर, चलो फॉर कंसेक्यूटिव रिएक्शन, कंसेक्यूटिव रिएक्शन में किस तरीके से रेट लॉ अप्लाई करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये लो फॉर कंसेक्यूटिव रिएक्शन। चलो एक चीज ध्यान देना, एक पॉइंट लिखेंगे उसको हम लोग क्लियरिफाई भी करेंगे, उस पॉइंट का मतलब क्या है सर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES क्या हो सकता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। चलो बताओ ये क्लियर होगा कि नहीं, कराते हैं। हमने अभी पॉइंट आपको एक बोला था, क्या पॉइंट बोला था कि सर जो हमारे पास रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनता है, एक्चुअल में ये बना हुआ जो इंटरमीडिएट होता है सर ये स्टेडी स्टेट में होता है। किसमें पाया जाता है, स्टेडी स्टेट में, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट किसी भी रिएक्शंस में वो स्टेट होती है सर जो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होती है, या तो वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या वापस बैकवर्ड हो जाएगा। ध्यान देना,
स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि सर वो इतने कम समय के लिए है, या तो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या तो वापस तुरंत रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसका रेट निकालना क्या है, लगभग नेग्लिजिबल, नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है कि रेट ऑफ कंसेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस हम लोग क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। क्यों 0 लिखा, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम समय के लिए बनी, तो रेट निकालना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग सर लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट, थोड़ा सा देखना। अगर ये तो 0 हो गया, क्लियर है सर, रेट, ध्यान देना यहां हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर भी हम निकालना चाहते हैं क्योंकि हम जिद्दी हैं, विद रेस्पेक्ट टू ईएस। अगर ईएस के रेस्पेक्ट में रेट, अभी हमने लिखा सर ये 0 होता है, ये लो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ईएस, यही तो लिखा हुआ है भाई, कितना है, 0 है। सर ये 0 किसके बराबर है, ये 0 अगर है तो किसके बराबर, ध्यान देना, हम आपको दिखाते हैं यहां से। देखो सर इसका रेट पूछ रहा है ईएस का। अब ईएस का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कई चीजें हैं। पहला समझना रेट क्या है, ईएस बन रहा है सर एस प्लस ई को मिलने से, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाके ईएस बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इस रिएक्शन पर रेट लॉ लगाएंगे, इस रिएक्शन पर रेट लॉ लगाएंगे, बट कंडीशन ये है कि सर ये हमारे पास रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है। अगर ईएस का फॉर्मेशन एस और ई मिलकर कर रहे हैं तो वापस भी तो ईएस इसमें वापस जा सकता है भाई। यहां फॉरवर्ड भी है साथ साथ बैकवर्ड भी है, दोनों हो रहा है। तो फॉरवर्ड में तो बन रहा है लेकिन बैकवर्ड में खर्च हो रहा है। दूसरी कंडीशन सर, ईएस की पॉसिबिलिटी दूसरी है कि प्रोडक्ट बना दे। ईएस की पॉसिबिलिटी है वापस अलग से एंजाइम अलग हो जाए, सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर दे, प्रोडक्ट में। तो दो पॉसिबिलिटी है सर, पहला एस प्लस ई मिलके ईएस बना रहे हैं। ईएस को खर्च होने के लिए दो चीजें हैं, या तो बैकवर्ड में वापस चली जा रही है फ्री फॉर्म में, या तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में चली जा रही है। ठीक है, मतलब क्या क्या लिख सकते हैं इसका, ईएस का रेट लिखना होगा तो सर इस रिएक्शन में फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट K1 है और कंसंट्रेशन S का और E का। देखना क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, पॉजिटिव में K1S इंटू E, ये सब रेट लॉ अप्लाई किया है। दूसरा सर ये खर्च, ये तो फॉर्मेशन हो गया तो प्लस लिख दिया। वापस अगर चला जाएगा तो ईएस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, कम हो सकता है। तो वापस जाने के लिए जो रेट कांस्टेंट, ध्यान देना K-1 है। वापस जाने के लिए हमारे पास क्या है सर, ये K, लेकिन वापस जाने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन, पूरी बात सुनना, हमने कहा था एक पॉइंट एक लाइन में सर रेट लॉ क्या है, किसी भी रिएक्शन का अगर रेट लिखना है तो किसी भी रिएक्शन का रेट लिखो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, एस और ई है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन देखोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अब रिएक्टेंट हो गया ईएस और प्रोडक्ट हो गया ईएस। क्लियर है कि नहीं? बैकवर्ड रिएक्शन में अब रिएक्टेंट कौन है, ईएस है। चलो अगर बैकवर्ड रिएक्शन में ईएस है तो माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं ईएस का, जो कि अब खर्च हो रहा होगा, इसलिए माइनस लिखा। बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है K-1 और बैकवर्ड रिएक्शन में अब रिएक्टेंट की तरफ बिहेव कर रहा है ईएस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देखो सर, कहां से कहां पहुंच गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट ये है सर, ईएस अभी भी खर्च हो सकता है इस रिएक्शन में। किस रिएक्शन में, ये आगे की तरफ बढ़ रही जो प्रोडक्ट बन रही है। बताओ प्रोडक्ट बनने वाली रिएक्शन में अगर हमको लिखना होगा सर, इस वाली रिएक्शन के लिए अगर हमको लिखना है रेट, तो हम लोग इस रिएक्शन में, बताओ इस वाली रिएक्शन में आगे बढ़ रही है, ये रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ईएस है और कांस्टेंट कौन है सर, K2 है। ठीक है, यानी माइनस K2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ईएस, ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ पॉइंट यहां पर? चलो अब ये याद रखना, दिमाग में सेट रखना, इसको भी हम लोग यूज करेंगे आगे। कैसे यूज करेंगे, इसको हमने बोल दिया सर यहां पर सेकंड इक्वेशन। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग सर, सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। ये हो गया
चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एंजाइम्स के अमाउंट पे डिपेंड कर लेते हैं कि एंजाइम्स कहाँ कहाँ किस किस तरीके से किस किस फॉर्म में पाया जा रहा है। क्लियर है? चलो देखते हैं सर होता क्या है। अगर हम बात करते हैं सर टोटल एंजाइम की, हमको अब कुछ ई के फॉर्म में और एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। टोटल एंजाइम को हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? ई नॉट से। टोटल एंजाइम सर दो फॉर्म में है, ध्यान दो। टोटल एंजाइम दो फॉर्म में है। पहला फॉर्म है इसका फ्री फॉर्म, ये वाला, ये हमारे पास अगर देखोगे दिस इज कॉल्ड फ्री फॉर्म। पहला फ्री फॉर्म में है। एंजाइम दो तरीके से पाया जा रहा है, फ्री फॉर्म में पाया जा रहा है या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। क्लियर? टोटल एंजाइम की बात करें, टोटल एंजाइम दो तरीके का है, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या तो फ्री फॉर्म में है। ठीक, यानी अगर यहां से पॉइंट लिखे टोटल एंजाइम ई नॉट, तो फ्री फॉर्म में ई लिख दिया एंड प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्लस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो उसको हमने क्या लिख दिया? ई एस लिख दिया। यानी सर यहां से ई नॉट को हम लोग ई प्लस ई एस भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ई नॉट को क्या लिख सकते हैं? ई प्लस ई एस के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते सर? अब यहां से कुछ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, यहां से कुछ वैल्यू उठा के सर हम लोग पुट करने वाले हैं। किसकी वैल्यू पुट करेंगे सर? ई की, ध्यान देते रहना। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? ई की। चलो इसको हमने बोल दिया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे देखो, वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम थर्ड इक्वेशन विल बी पुट इन सेकंड इक्वेशन। इस ई की वैल्यू यहां से कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा ये ई उठाएंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं, हटा के डायरेक्ट ई में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ऊपर ई नॉट तो लिखा नहीं है, ई एस लिखा हुआ है, तो किसी एक की वैल्यू पुट करनी है ना, ई नॉट वाली। तो मैं ई को उठा के क्या कर दे रहा है यहां से, सो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एस। ठीक है, इसको मान ले रहा है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब उठाते हैं ई की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। वी पुट वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में रखेंगे। ठीक है, बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 0 इक्वल टू, हम पूरी इक्वेशन फिर से लिख ले रहे हैं। क्या इक्वेशन क्या थी? फिर से लिख ले रहे हैं। ये K1 था, E था, इंटू S था। क्लियर? दूसरा क्या था? माइनस K-1 था, इंटू ES था, और क्या था? माइनस K2 इंटू ES था। कंफर्म है? यहां से E की वैल्यू पुट करनी है सर। E हमने लिख ही दिया था K1, E क्या लिखा हुआ है? चलो इधर लिख लिया S। E है हमारे पास E नॉट माइनस ES। क्लियर? माइनस K-1 इंटू ES एंड माइनस K2 इंटू ES। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। ये दिखने में बड़ी लगेगी बट इसको हमको क्या करना होता है सर? सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, चलो छोटा मोटा करके इसको बदलते हैं हर एक फॉर्म में। कैसे लिखा जा सकता है इस रिएक्शन को? हमको लिखना होगा सर। देखो 0, इस K1S को जो इसके साथ मल्टीप्लाई है इसके अंदर ले रहे हैं। ठीक, जो ये लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, इस K1S को देखना, K1S इंटू ई नॉट, इस तरीके से ई नॉट, ये हो गया, माइनस इसी K1S को इस ES के साथ भी लिख लिया, K1S इंटू ES। क्लियर नहीं? K1S इंटू ई नॉट, K1S इंटू ई नॉट, माइनस इस K1S को इसके साथ रख दिया, K1S ES। ठीक है, और ये रहा माइनस K-1 इंटू ES एंड माइनस K2 ES। अब थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दें सर, इसको इधर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, K1 और ई नॉट और इंटू S, ये हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज किस में हो चुकी होंगी? जब राइट साइड में जाएंगी तो पॉजिटिव में आ जाएंगी सर। दोनों तीनों वैल्यूज किस में आ जाएंगी? पॉजिटिव में। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये वैल्यूज किस में आ जाएंगे सर? पॉजिटिव में जाएंगे। चलो लिख ले रहे हैं K1 ES एंड सॉरी प्लस, इधर जाएगा तो ये भी माइनस प्लस, ये भी प्लस, वो भी प्लस। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हाँ सब ठीक है। चलो हाँ, प्लस इसको लिख लिया K-1 ES एंड प्लस K2 ES। ठीक है, जब अपोजिट साइड में जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? पॉजिटिव में हो जाएंगे। अब क्या करें सर? एक वर्कआउट करते हैं यहाँ पर, K1 E नॉट S। सर यहाँ से हमने क्या किया? ES को कॉमन ले रहा है हर जगह से,
ये जो ES था इसको हमने क्या ले लिया सर, कॉमन ले लिया है। हर जगह से ES को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्लियर है? बताओ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से ES कॉमन लेंगे तो K1 इंटू S बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, K-1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, K2 बचेगा सर। ये लो, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू किस चीज की हम लोग निकालना चाहते हैं, ES की वैल्यू लिखेंगे। इस ES की वैल्यू पुट करनी है हमको, तो क्या बन सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ ES इक्वल टू क्या बन सकता है, देखो इस ES को, ये K1 E नॉट इंटू S। अब ये सिर्फ मैथ है, सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है ना, डिवाइड बाई, पूरे से डिवाइड कर दो। ये पूरा वैल्यू क्या लिखी हुई है, यहां से देखना, K-1 प्लस K2 ऐसे लिख लेना है, K-1 प्लस K2 एंड प्लस और क्या था, K1 इंटू S, K1 इंटू S। ये हो गया, ये क्लियर है यहां तक, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाई K1 in both denominator and numerator। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, K1 से। ध्यान से देखो, ES सब ऊपर भी K1 से किया हुआ है, तो K1 डिवाइड बाई K1 एंड इनटू E और ये S। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक हमारे पास? ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, एक और इसमें चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको रेट निकालना था तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें चेंज क्या है कि हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, पीछे चलते हैं, डायरेक्ट नहीं निकलते हैं, पीछे एक वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन जो निकाली थी वहां चलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो निकाली थी सर हमने, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। रेट ऑफ हमको प्रोडक्ट निकालना था एक्चुअल में, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो हम इसको डायरेक्ट रेट लिख ले रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर रेट लिख देंगे, क्योंकि हमको पर्पज क्या है, प्रोडक्ट बनाना है। K2 इंटू ES था, अब सही है, चलो K2 इंटू ES, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं फोर्थ, क्या बोल दिया, फोर्थ। सो वैल्यू ऑफ ES, put value of ES, so put value of ES from equation 4th to equation 1st। ठीक है, तो मिटे नहीं अभी तक, हटो, फ्रॉम इक्वेशन 1st। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखते हैं हम लोग, क्या था सर, आर रेट था हमारे पास K2 इंटू ES, यही तो लिखा था, क्या लिखा था, K2 इंटू ES लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग उठा के यहाँ से पुट कर देते हैं, ये लो, रेट इक्वल टू K2, ES की वैल्यू रखनी है, ये रही हमारे पास K1 E नॉट इंटू S एंड डिवाइड बाई K-1 प्लस K2 प्लस K1 इंटू S। अब हम लोग वही पॉइंट लिखते हैं, नाउ मल्टीप्लाई बाई K1 इन बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, K1 से। चलो करते हैं हम लोग अगले पन्ने पे चल के। वो था सर रेट इक्वल टू K2 इंटू K1 डिवाइड बाई K1 और इंटू E नॉट इंटू S। एक ये बना K2 इंटू K1 E नॉट S डिवाइड बाई K1, इसमें भी कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से K-1 और प्लस K2 प्लस K1 इंटू S, और इसको भी पूरे K1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, K2 K-1 K2 K1S। K2 प्लस K1S। अब देखो क्या करते हैं यहाँ से सर, रेट इक्वल टू K1 K1 कैंसिल कर दिया, ये बन गया K2 इंटू E नॉट इंटू S एंड डिवाइड बाई
इस पूरी वैल्यू को हमने ऐसा लिख लिया k-1 प्लस k2 एंड डिवाइड बाई k1, और इसको ऐसे लिखा, ध्यान देखना एक ही बात है, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस k1 को दोनों तरफ ऐसे बांट लिया। ये k1 वहां से क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया हमारे पास, यहां से यहां लिख ले रहा है। रेट क्या निकल के आ गया, ध्यान देना, ऊपर हो गया k2 E0 इंटू एस, नीचे क्या बन गया k1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो k-1 प्लस k2 बाई k1 एंड प्लस, ये आ गया सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो निकल के आया है सर, यही पॉइंट हमारे लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसी को सर हम लोग अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट इक्वल टू k2 E0 इंटू एस डिवाइड बाई दिस इज km, इसको km से रिप्रेजेंट करते हैं, n प्लस एस। ठीक है, यही हमारे पास सर मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, वेयर km इक्वल टू k-1 प्लस k2 एंड डिवाइड बाई k1 है। क्लियर है, ये आया हमारे पास पूरा कंप्लीट निकल के, क्या होता है मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट की वैल्यूज। यहां तक क्लियर है पॉइंट। चलो अच्छा, इसमें क्या पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहो तो भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा km इक्वल टू k-1 प्लस k2 बाई k1, तो k-1 प्लस k2 क्या है, यहां देखो पिछले रिएक्शन में भी आपको समझ में आ जाएगा, जो मेन रिएक्शन थी ये k-1 और k2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टर्म बोलेंगे आप समझ जाओगे, k2 रिप्रेजेंट कर रहा है डिसअपीयरेंस ऑफ ES को, ES गायब हो रहा है E और प्रोडक्ट में, ES डिसअपीयर हो रहा है, तो वो k2 कांस्टेंट है, या ES डिसअपीयर हो रहा है वापस रिएक्टेंट में बैकवर्ड के थ्रू, तो k-1 प्लस k2 ये दोनों क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ ES है, और k1 क्या है, k1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ES है, k1 फॉरवर्ड के लिए है, फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ES हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे अगर पॉइंट लिखना चाहें कि k-1 प्लस k2 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, तो दिस विल रिप्रेजेंट दिस अपीयरेंस ऑफ ES एंड दिस रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी ES। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट यहाँ पर। चलो अब आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, ये तो हमने मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट निकाल लिया क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसी में एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काइनेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर, कि हाई कंसंट्रेशन पर, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि हाई कंसंट्रेशन अगर हमने सर यूज कर लिया है बहुत, ठीक है, किसका, सबस्ट्रेट का, अगर सबस्ट्रेट हम हाई कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। कौन सी, एंजाइम कैटालाइज, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनते हैं सर, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर अगर लेंगे तो वो जीरो ऑर्डर है, लेकिन अगर सर हम लोग लो कंसंट्रेशन या वेरी लो कंसंट्रेशन पे सबस्ट्रेट को लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है सर। ठीक है, यह V मैक्स क्या होता है, एक V मैक्स टर्म यूज होता है सर, V तो रेट को बोलते हैं, वेलोसिटी यानी रेट, मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, हमें बताओ। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर क्लियर करने के लिए कुछ चीजें देखना, देखो इफ वी सपोज, अगर हमने ये मान लिया कि सर जो हमारे पास टोटल एंजाइम था E, वो कंप्लीटली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, तो एंजाइम सबस्ट्रेट भी कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लो नहीं समझ लो बात, हम क्या कहने वाले, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये मान लिया सर कि जो हमारे पास टोटल एंजाइम था, समझना पूरा टोटल एंजाइम, इफ वी सपोज टोटल एंजाइम है ना, जिसको हमने कन्वर्ट इनटू ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी सर कंसंट्रेशन ऑफ जो टोटल एंजाइम E0 था वो टोटल किस में कन्वर्ट हो चुका है, ES में। ध्यान देखना हमने क्या लिखा हुआ है, अगर ये हमने मान लिया
कि टोटल एंजाइम कन्वर्ट इनटू ईएस कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट में, पूरा एंजाइम सर इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया है, पूरा एंजाइम रिएक्टेंट से रिएक्ट करके पूरा ही टोटल एंजाइम ईएस कॉम्प्लेक्स में सर कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे सर यहां पर हम लोग, तो इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम सर। सारा ही एंजाइम पूरा अगर कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट में, और वो इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, सारा कन्वर्ट हो गया, यानी इरिवर्सिबल हो गया, वापस नहीं जा सकता भाई। कंप्लीट रिएक्शन तो इरिवर्सिबल में होती है, रिवर्सिबल में तो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, रिएक्टेंट कभी खत्म होते ही नहीं है। लेकिन हमने बोला कि टोटल एंजाइम अगर इंटरमीडिएट यानी ईएस में चला गया यानी इरिवर्सिबल हो गई। अब इरिवर्सिबल हो गई यानी पूरा जो ईएस कॉम्प्लेक्स है वो भी किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सब प्रोडक्ट अब जो बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एंजाइम किस में कन्वर्ट हो रहा है, ईएस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास सर, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या मतलब सर, मतलब ये है कि अगर जैसे हमने पीछे लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन हम लोग लिखे थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो K2 इंटू ईएस के बराबर थी। किसके बराबर थी, K2 इंटू ईएक्स के। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास सर, अब यहां पर मैक्सिमम लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन सर मैक्सिमम मैंने मान लिया, किसके बराबर है, वो ईएस के बराबर थी। ठीक, अच्छा नहीं, मैक्सिमम करेंगे, ये यहां लिख लेते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम। अब जो पूरा ईएस है वो किसके बराबर है, ई नॉट के। पीछे देखो, पूरा का पूरा जो हमारे पास ईएस बना है वो किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है। क्लियर है, यहीं पर सर अब इसको बोलते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम रेट को K2 इंटू ई नॉट, क्या बोल देते हैं, वी मैक्स बोल देते हैं इसी को हम लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, तो पुट इट इन मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, इसको पुट कर दिया सर। क्या लिखा था, R इक्वल टू, हमने जो पूरी वैल्यू लिखी हुई थी मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट की, वो क्या लिखी हुई थी, पीछे भी बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, क्या था सर, K2 इंटू ई नॉट इंटू एस एंड डिवाइड बाई Km प्लस एस, कुछ ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था हमने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर। अब यहां से वैल्यू देखो क्या बना सकते हैं, बताओ। K2 इंटू ई नॉट किसको हो गया, वी मैक्स के बराबर हो गया। K2, ये वाली वैल्यू देखो, K2 इंटू ई नॉट किसके बराबर हो गया, वी मैक्स के। तो यहां से R की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वी मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड बाई मिकेलिस कांस्टेंट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये आया। ध्यान देना, ये रेट की एक वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास। अब इससे फायदा क्या है, क्या करेंगे, तो देखना, इसको पीछे आगे लेके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पन्ने पर। R इक्वल टू वी मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंट मिकेलिस कांस्टेंट एंड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस। ठीक है, केस बनते हैं सर। पहला केस, फर्स्ट केस क्या बनता है इसमें, इफ Km इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ S, है ना, यानी एट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा, S को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां से R की वैल्यू क्या आती है, V max इंटू S एंड डिवाइड बाई Km, ये निकल के आती है। मीन्स यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, इसका क्या मतलब होगा, देखो मीन्स सर जो रेट है वो डायरेक्टली हो गई ये सबस्ट्रेट के पावर, यानी अब इसको क्या बोल सकते हैं, वन जो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो यहां हम लिख देते हैं एट वेरी लेस concentration of substrate comma enzyme catalyzed reaction becomes
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी होती है सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर है? सेकंड केस लेके चलते हैं सर। इसी में एक सेकंड केस हम लोग बनाते हैं। वो क्या बन जाएगा सर? अगर हमने ये मान लिया कि Km की वैल्यू ये एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लिया सर, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या ले लिया हमने? बहुत ज्यादा ले लिया। बताओ क्या होगा सर? अब इस केस में रेट अगर लिखेंगे तो V max इंटू एस, Km को निगलेक्ट कर दिया, Km बहुत छोटा है, तो यहां से सर R की वैल्यू क्या आ गई? V max जो कांस्टेंट हो गया। मींस इसका मतलब अब जो रेट है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो गई सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब यहां पॉइंट क्या निकल रहा है कि एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन बिकम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसी हो जाती है सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो तीसरा पॉइंट, एक और केस बन सकता है सर। वो क्या है? ध्यान से देखो, केस थर्ड। तो केस थर्ड ये है कि हमने ये मान लिया Km की वैल्यू ही बराबर है S के। ये लो, अब रेट क्या आएगा सर? V max इंटू एस डिवाइड बाई Km और S दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है, तो दोनों ही S और प्लस S हो गए। तो यहां से R क्या आ गया सर? V max इंटू एस अपान टू एस, एस एस कैंसिल हो गया, तो रेट क्या हो गया? V max अपान टू। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ। रेट कब आता है? जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मिकेलिस कांस्टेंट की क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि V max बाई टू, हाफ V max, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कभी कभी ये भी लिख के आया है हाफ V max। तो ये रेट कब होता है सर? जब मिकेल्सन कांस्टेंट की वैल्यू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के क्या होगी? बराबर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं पॉइंट हम लोग। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सर, हमारे पास जो लाइन वीवर बर्क हमारे पास प्लॉट होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, है ना? देख लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा रेट, क्या लिखा था? रेट की वैल्यू कि V max इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S एंड सॉरी डिवाइड बाई Km प्लस S। हम क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कंप्लीट इक्वेशन। पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया? रेसिप्रोकल मतलब उल्टी कर दिए। क्या हो गया भाई? उल्टी कर दिए। तो 1R Km प्लस S एंड डिवाइड बाई V max इंटू S। ये हो गया सर। अब क्या कर सकते हैं? तब इक्वेशन को हम लोग ऐसे डिनोट कर लिए, जहां पर Km डिवाइड बाई V max एंड 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ S एंड प्लस ये हो गया सर हमारे पास 1 बाई V max एंड कंसंट्रेशन ऑफ S डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ S। ठीक है, यहां से जब ये इक्वेशन पैदा होगी 1 बाई R इक्वल टू ये हो गया Km अपान V max एंड 1 बाई S एंड प्लस 1 अपान V max, XS कैंसिल हो गया, ये बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सर हम लोग इस इक्वेशन में ग्राफ बना लेते हैं। कैसे ग्राफ बन सकता है ध्यान देना। ये हो गया सर, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस पर हमने 1 बाई s को ले लिया, y पे लिया हुआ है 1 बाई r, x एक्सिस पर हमने लिया हुआ है 1 अपान s को, इस तरीके से। ठीक है, ये स्लोप हो गया हमारे पास m और ये इंटरसेप्ट हो गया c। तो y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, कुछ इस तरीके का बन रहा है प्लॉट हमारे पास। ठीक है, और जो स्लोप की वैल्यू लिख लेंगे, पहले इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखेंगे तो 1 बाई V max के बराबर है, यानी ये वैल्यू अगर लिखोगे तो ये 1 अपान V max के बराबर आ गई। और तो जो स्लोप आ रहा है हमारे पास, ये जो स्लोप है वो है हमारे पास Km डिवाइड बाई V max के बराबर। स्लोप क्या आ गया? Km डिवाइड बाई V max के बराबर आ गया। क्लियर है?
अब जो ये पॉइंट लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी ग्राफ को लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, ये क्या कहलाता है सर, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट को हमने समझा, किस तरीके से एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या क्या फॉर्मेट बन सकते हैं उसके, और लाइन वीवर बर्ग प्लॉट क्या होता है। ठीक है, चलो आज पे इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो रहा है, आप सबके लिए बड़ा अच्छा ये मौका है कि सारे पूरे कोर्स को एक साइड एक तरीके से टीजीटी पीजीटी एलटी केवीएस एनवीएस सबका सर एक ही प्रैक्टिस 25 दिन के प्रैक्टिस से पूरा हम लोग कॉन्साइज कर लें, प्रैक्टिस के थ्रू थ्योरी कंप्लीट कर लें। तो सबको बड़ा मस्ट है, तुरंत ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू।